अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम निज़ाम पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहराज खान। आज का प्रोग्राम कुछ अलग सा है, जैसे कि नई से नई स्टोरी लेके आपके सामने हाजिर खिदमत होता हूं। आज की कहानी कुछ इस तरीके से कि ओवरसीज जो बाहर के मुल्क मेहनत करता है, क्यों जाता है बाहर के बच्चों के पेट पालने के लिए। ये ऐसा इंसान है, ये जब बाहर गया, बाहर जाके इस पे खुशहाली आई। तो जैसे एक सोशल मीडिया का फेसबुक एक अकाउंट है, उससे इस मेरे भाई ने भी एक आईडी बनाई हुई थी। वहां पे इसकी एक ऐसी औरत से दोस्ती हो गई, जो दोस्ती थी वो पाकिस्तान में आके शादी में कन्वर्ट हो गई। जब शादी हो गई तो खुशी के साथ दिन गुजरते गए, रातें गुजरती गईं। इस इंसान को ये नहीं पता था कि ये एक ऐसी औरत है जिसके साथ इसने शादी कर ली है, जो फेसबुक से, जो आज तक मैंने शादियां देखी हैं, वो 110% फेक होती हैं। उसके पीछे एक स्टोरी अलग सी होती है। इसी तरह की एक स्टोरी इस भाई के साथ हो चुकी है, क्योंकि ये भाई ओवरसीज भी है, सारी जिंदगी इसने बाहर निकाल दी। अगर पाकिस्तान आके इसने सुन्नतें पे अमल करते हुए एक निकाह किया, निकाह करने के बाद जितना पैसा कमा के लाया उस औरत पे लगाया। जब इसके पास कोई पैसा ना बचा तो वो ब्लैकमेल करना शुरू कर दी। ये कहानी कैसे शुरू हुई, इसी की जुबानी जानते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली नाम है मेरा। अच्छा, मोहम्मद अली साहब, आप ये बताइएगा जो आपके साथ ये वाला वाकया हुआ, कैसे आपके उसके साथ फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, कैसे आपकी दोस्ती हुई थी? जी, फेसबुक पे बहुत दोस्ती हुई थी हमारी। हम बातचीत हुई हेलो हाय से। तो फिर इसके बाद इन्हें मुझे अपनी स्टोरी बताई कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरा मियाँ मारता पीटता है, मुझे घर के खर्चे नहीं पूरे करता। मैं ब्यूटिशियन हूँ, ब्यूटिशियन का काम करती हूँ लोगों के घरों में जाके ऑनलाइन। तो मेरा अकाउंट बना हुआ है, लोगों के पास मेरे नंबर हैं, कस्टमर हैं। तो मैंने इनको भलाई के तौर पे कहा कि ठीक है, आप ये वाला काम ना किया करें, मैं आपकी ज़िम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ, अगर आप मेरे साथ सिंसियर हैं तो। इन्होंने कहा चले ठीक है, फिर आप मुझे पहले ख़ामद से खुला ले दें, तो ये वो के मामले मैंने इनको अकाउंट बनवा के पैसे सेंड करना शुरू कर दिए। तो बाद में इन्होंने वकील करवाया, अपनी खुला करवाई बाहर बाहर से। अभी खुला का सर्टिफिकेट नहीं मिला था तो पहले से। उसके बाद मैं पाकिस्तान से आ गया। घर का सामान मैंने उधर बैठ के सारे पैसे सेंड किए इसको, घर का सामान बनवाया, जो जो चीज़ें ज़रूरियाती ज़िंदगी इसको चाहिए थी। फर्नीचर था पूरा, बेड, शोकेस, ड्रेसिंग टेबल, फ्रिज, कूलर, पंखा, वॉशिंग मशीन, चूल्हे, ओ सिलेंडर वगैरह हर चीज़ मैंने उसको लेके दी बाहर से बैठे हुए। पैसे सेंड करता था, ये बाज़ार से ले आते थे जाके। फिर इसके साथ इसकी मम्मा की सुलह हो गई। तो सुलह के बाद इनकी मम्मा भी घर वाले आए, अच्छे तरीके से सारा कुछ था, बीवी मेरे साथ सेट थी, सारा कुछ ठीक था। फिर बाद में मम्मा ने उल्टे-सीधे मशवरे देने शुरू कर दिए। फिर 27वें रोज़े वाले दिन हमारी शादी हुई, निकाह हुआ, उनके घर पे बैठ के निकाह हुआ। फिर निकाह खां को मैंने बोला था कि मैं शादीशुदा हूँ, पर निकाह खां के साथ इन्होंने मिल के बगैर शादीशुदा करवा के तो डेटें पीछे करवाई 3 साल। उसके बाद इन्होंने एक बच्चा था इसका पौने 2 साल का, सवा साल का, वो भी मेरे नाम पे इंटर करवाया कि तू अपने नाम पे करो। अगर नहीं करता था तो फिर कहते थे तू तो कुछ नहीं है, हम 2 नंबर लोग नहीं हैं। मैं कहा अगर मैं पकड़ा गया, कोई मसला बन गया तो मेरे पे बड़ी मुश्किल आ जाएगी। ऐसे नहीं करते, आप इसको अपनी आप ही के नाम पे ट्रांसफ़र करें बच्चे का, जो कानूनी तरीका है, उसके बाद हम गोद ले लेते हैं। पर इन्होंने नहीं मानी मेरी, कि हम नहीं ऐसे करेंगे, वो बच्चा वापस नहीं देगी। स्टोरियाँ मतलब ऐसे ज़बरदस्ती टॉर्चर करना, मतलब आपको मोहब्बत में, आप ही मोहब्बत में अंधे हो गए, आपने अंधा एतमाद किया। एतमाद करने का आपको नुकसान ये मिला कि आज आप दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। हाँ जी। अब फिर उसके बाद घर के मामले इस तरह हुए कि ख़राब होना शुरू हो गए, पैसे ख़त्म हो गए मेरे पास। फिर मैं 22 तारीख को जाने वाला था, तो कफ़ील को पता नहीं चला मेरे, तो टिकट 22 की भेज दी, 18 को छुट्टी ख़त्म हो गई थी मेरी। लिहाज़ा मैं 3 साल के लिए यहाँ पे बैन हो गया। जब इसको पता चला कि ये बैन हो गया, अभी इसके पास पैसे-वैसे भी ख़त्म हो गए हैं, उधार माँगने शुरू कर दिए हैं, तो उसके बाद मैंने इसको कहा कि भाई अपनी मम्मा को कहो मैंने आपसे पैसे लेने हैं, जो मेरे पैसे थे। इसकी मम्मा ने मेरे से लोन के तौर पे लिए थे भाई की शादी के लिए। रमज़ान से 1 महीना पहले इसके भाई की शादी हुई है, फिर वो भी भाग गई है वहाँ से इनको छोड़-छाड़ के घर के तरीक़ेकार गलत थे, या वो इज़्ज़तदार थी इसलिए अपनी जान बचा के निकल गई वहाँ से। तो बाद में अभी जब मैं नहीं जा सका तो मैंने इनको बोला कि मम्मा को फ़ोन करो, उसको बोलो कि हमें पैसे देंगे, हम चलते हैं उधर जाके उनसे बात करते हैं। मैं इनकी मम्मा के पास गया जाके बेगम को लेके, इन्होंने अपनी मम्मा से बात की। उन्होंने कहा जी कमेटी निकलेगी तो फिर ही देंगे, अभी तो नहीं है हमारे पास, कहीं से पकड़-दकड़ लो, गुज़ारा कर लो फ़िलहाल। तो बाकी बाद में आपको दे देंगे जब कमेटी लेके। तब तक तो इनके बयान ये थे। जब मैंने थोड़ा-सा फ़ोर्स करना शुरू किया कि भई ईद का दिन आया हुआ है, कोई कुर्बानी-शुरबानी करनी है, कोई पैसे मामले घर के चाहिए, बच्चों के कपड़े लेने हैं, तो अम्मी ने कहा दे भई किसी से पकड़ के, मैंने तो नहीं देते हुए कहा था कि जब कमेटी निकल गई जब देना। बस इसी बात से हमारा आपस में झगड़ा शुरू होना हो गया। फिर रात को उठ-उठ के रोती थी, गालियाँ देती थी कि मेरा बच्चा ज़ाया करवा बचा, अल्लाह ने रहमत कर दी थी। बच्चा ज़ाया करवा, यही धमकियाँ देती थी, मैंने नहीं रहना आपके साथ।
काफ़ी दफ़ा ऐसे मतलब इन्होंने मुझे कहा, पर मैं नहीं माना। मैंने अपनी पूरी जद्दोजहद की बच्चे को बचाने के लिए, कभी कहीं लेके जाता था, सब कुछ ठीक जा रहा था। फिर ये नवाज शरीफ हॉस्पिटल उधर इसको लेके गया, उन्होंने मुझे बकायदा बच्चे की धड़कन तक चेक करवाई है कि देखे बच्चे का दिल धड़क रहा है। कोई नर्स डॉक्टर कह रहा था कि बच्चे का दिल नहीं बना अभी तक, कोई कह रहा था धड़कन देखी है। मैंने खुद देखी है बकायदा, ये मेरे साथ ही, मैं और मेरी मिसी से रात के टाइम हम गए उनके पास, डॉक्टर के पास। अगले दिन फिर दोबारा तबीयत ख़राब हुई है इनकी, फिर उनकी मम्मा ने आके यही बोला कि तू इसको वाश करवा दे, इसको तलाक ले। इसकी आपी का जेठ है कोई, उसके साथ उसकी शादी का कह रहे थे कि हमने उसके साथ करनी है। वो ज़रा खाते पीते हैं, अच्छा मकान है उनका अपना, ये है। आपके कहने का मतलब जब तक आपके पास पैसा था, उनको यकीन था कि ये इंसान मोहम्मद अली दोबारा वापस जाएगा, वहाँ से पैसा कमाएगा और मेरी बेटी को खिलाएगा। जब पता चला कि जैसे ही उन्हें पता चला कि अब ये 3 साल के लिए हमारे हमारे लिए नकारा हो चुका है, ये 3 साल पता नहीं हम पे बोझ बन जाएगा, और जो पैसे हमने इससे लिए हैं, जैसा कि आपने बताया 2,10,000 रुपया आपने उससे लिया, वो उन्होंने वापस देने के बजाय आप पे उल्टा आपको ब्लैकमेल करना जो शुरू कर दिया कि इस लड़की को जान छोड़ो, क्योंकि आपसे जो लूटना था वो लूट चुके हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सेम ऐसा ही हुआ सर, ठीक है। अभी फिर उन्होंने बार-बार मुझे झगड़े का कह के धमकियाँ देना शुरू कर दी। एक औरत इनके घर में आके बैठी, मैं नहीं जानता, अननोन है। वो मुझे घर में बैठ के कहती है कि अगर तेरे ऐसे बच्चे बुला लेना, अपने भतीजे बुला ले, तो तेरे टोटे करके फ्लश में बहा देंगे, किसी को कानो-कान खबर नहीं होगा। लिहाज़ा चुप करके तू इन्हू तलाक दे ते बाहर हो जा, साइड ते हो जा, असीं बच्चे दा अबॉर्शन करवाना है। पर मैं ज़िद में आ गया कि नहीं, इंसानी जान है, मैं इसका कत्ल नहीं कर सकता। तो मैं ज़िद पे अपनी पे अड़ा था, ये अपनी ज़िद पे अड़े थे। ज़रा-सा घर से बाहर निकलता था, इसकी मम्मा लेके गई है इसको पता नहीं कहाँ, बाद में दवाइयाँ देना शुरू कर दी। पता नहीं कौन-सी दवाइयाँ खाई हैं, मुझे नहीं इल्म है। बोले इन्होंने बोला कि हमने ताकत की ड्रिपें लगवाई हैं, जिससे ब्लड बनता है। मैं चुप कर गया कि चलो माँ ऐसा थोड़ी कर सकती है कि ये बच्चा का खून करे। पहले भी इसका एक अबॉर्शन हुआ हुआ है, पहली शादी में से जो खामद के साथ शादी हुई है ना, उसी के साथ भी सेम इसी तरह सिचुएशन बना के उसको गाली-गलौच करना, केस किया हुआ उसके ऊपर, वो बेचारा थर-थर काँपता है इससे। ठीक है, दूसरा बच्चा होने वाला था, फिर इसकी मम्मा ने गंगाराम हॉस्पिटल से, इसकी आपी नर्स है उधर, वो सिक्योरिटी गार्ड है, तो उसके रेफरेंस से इन्होंने वहाँ से बच्चा ज़ाया करवाया, पहला वाला। अब दूसरी बार मेरी तरफ आ गए हैं, तो इनको पता चल गया जब ये नहीं जा सकता, हाथ खाली हो गए, कंगला-पिंगला हो गए, तो इन्होंने मेरे को भी यही काम करना शुरू कर दिया कि महँगाई का दौर है, बच्चे नहीं कवर होते, तो आप इस तरह बड़े खर्चे हैं इसके, ये है, वो है, तो आप इसको अच्छा, अबॉर्शन करा। ये जो सारी स्टोरी आपके साथ की, इसका टाइमिंग क्या थी? कब आप पाकिस्तान आते हैं? पाकिस्तान आने के बाद आपका निकाह हो जाता है, निकाह होने के बाद ये तो मेरे ख्याल से चंद दिनों की बात है। नहीं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा तलक वासा सितंबर के महीने से शुरू हुआ है। उसी महीने मैंने इसका अकाउंट बनवा के खर्चा ज़िम्मेदारी उठानी शुरू कर दी थी। फिर ठीक है, फिर 5 तारीख थी, 14वाँ रोज़ा था या 13वाँ रोज़ा था, जिस दिन मैं इधर पाकिस्तान आया, ठीक है? उसके बाद आके 13-14 दिन इन्होंने मेरे से फिर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी मेरे को कि भाई अभी मौके पे आ गया, कहते थे 2.5 मरले जिस्सी हमारे नाम पे लगाए, हालाँकि मेरे पास ऐसा-वैसा कुछ नहीं है। मैंने उनको सच बताया था सारा कि भाई खाली आता हूँ, ताज़ी कमाता हूँ, ताज़ी खाता हूँ, ठीक है। इन्होंने कहा सिक्योरिटी के तौर पे 3 लाख रुपए दे दो हमें, तो मैंने कहा कि भाई जो मैं खर्चा भेज रहा हूँ, ये किस लिए भेज रहा हूँ आपको? ये आपकी सिक्योरिटी है ना मेरे हाथ में कि आप मेरे अंडर में हैं, तो ये सिक्योरिटी के तौर पे मैं आपको खर्चा भेजता हूँ। इन्होंने नहीं ज़िद मानी, ठीक है। 2.5 मरले प्लाट ना मेरे पास है, ना मेरे को तल्लक है, ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगा-लगा के कि तू ज़ेवर नकली लेके आया है। इन्होंने खुद बोला मुझे कि आर्टिफ़िशियल सेट ले आओ, चलो कोई बात नहीं, इधर से अच्छा मिल जाता है। ताकि रिश्तेदारों में, उन लोगों में हमारा मुँह के काबर रह जाए कि यार कोई हमें बुरा भला के बाहर से खाली हाथ आ गए। खुद कह के फिर मेरे पे जैसा कि इल्ज़ाम लगाया। आपने अभी बताया नाज़रीन के एक बच्चा जो जिसकी दिल की धड़कन भी इस जी, इंसान ने अपने कानों से सुनी, देखिए आज बैठो तो। का दौर है कि अगर कोई ऐसा मसला होता है, जैसे कि ये इंसान हॉस्पिटलों के धक्के खा चुका है, अगर वो बच्चा जो अभी दुनिया में आया नहीं, आज वो बच्चा इस दुनिया में रहा नहीं, इसके पीछे की स्टोरी तो अभी बड़ी दूर है, अभी मेडिकल की रिपोर्टें आने अभी बाकी हैं कि ये किस तरीके से लोग गैंग बना के किस तरीके से सादा लोगों को लूटते हैं। उसके बाद क्या-क्या माजरे पाकिस्तान में होते हैं कि इसी तरीके से ओवरसीज़ का एतमाद पाकिस्तान से उठता जा रहा है। जी भाई। जी, तो इनके घर में एक रानी नाम की औरत है, एएसआई है, उसका नाम नजीबुल्ला है। उसने बाकायदा खुद पूछा इससे थाने में बैठ के कि बीबी तेनू इसने मारा है? ते इसने कहा नहीं मारा इसने मुझे, ठीक है। नकीबुल्ला को जब उसने इतनी साहब ने उनसे पूछा बयान में कि भाई बीबी तेनू इसने मारा है? तो उसने कहा नहीं इसने मुझे नहीं मारा, हमारी शर्तें हैं, ये हमारी डिमांड पूरी करे, 2 तोले दोबारा नए सिरे से हक में लिखे, 2.5 मरले का प्लाट लिखे और एक स्टाम्प बनेगा बाकायदा बड़े वाला जो अदालत में काबिल मंजूर होगा और इस पे लिखा जाएगा कि इसने मैनू मारा है। हालाँकि मैंने उसको कभी नहीं मारा, अल्लाह का शुक्र है, मैं नमाज़ी परहेज़गार बंदा हूँ, हाजी नमाज़ी बंदा, मैं इस तरह के काम नहीं करता गलत वाले। इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे ना ये कहने पे मजबूर किया, जब मैं गुस्से में आ गया, मैं कहा नहीं मैंने कुछ नहीं माना, आपको जो करना कर लो, ठीक है।
पहले अमजद साहब के पास था, उन्होंने भी मुझे सारी रात अंदर डाली रखा। सुबह उठ के फिर मेरे को लेके गए कचहरी, जाके मेरी ज़मानत करवाई। उन्होंने कहा चल ठीक है घर जा। 751 वन साइड थी मेरी। दूसरी दफ़ा नजीबुल्ला साहब जो उनसे हैं, उन्होंने भी मेरे साथ यही सलूक किया। 751 वन साइड थी, इन्होंने फिर भी मेरे को तो आधी रात अंदर रखा। ठीक है, फिर अगले दिन जाके रात को इनकी मम्मा फोत हो गई नजीबुल्ला साहब की। मेरा मोबाइल, वॉलेट, चाबियाँ चुबियाँ जो भी था उनके अंडर में था, सब मैं उधर से छोड़ा। मैं कचहरी गया, जाके उन्होंने मेरी फ़ीस से ज़मानत कर दी कि वन साइडेड है, कोई मसला नहीं, आप जाओ घर। मैं घर ही आना था, ज़ाहिर बात है। रेंट पे मैंने मकान लिया हुआ है इसकी मम्मा के घर के करीब, पठानों वाली गली के अंदर। रेंट मैं पे करता हूँ, स्टाम्प मेरे नाम का बना है। उसके बावजूद भी ये मुझे घर में घुसने नहीं देते थे। ठीक है, साली मेरी बाहर गई हुई थी, मैंने देखा गली में जा रही थी, मैंने कहा चल वापस आती है तो इसके साथ ही अंदर चला जाता हूँ। वो कुएँ के दौरान दिन असर के बाद का टाइम है, तो वो साली जैसे ही इंटर होने लगी अंदर, तो पीछे से मैं भी जाने लगा। मेरी सासू माँ ने और साली ने मिलके दोनों ने धक्का लगाया, तो मैं बाहर की दहलीज से ही, मेन डोर जो सा बाहर का है, उसी से मैं रिवर्स हो गया। मैं बाहर बैठा रहा, मैं क्या अब क्या करूँ। फिर मैंने कहा चलो मालम खान को फ़ोन करके कहता हूँ कि यार इस तरह माजरा हो गया, ये मेरे घर में आके बैठे हुए हैं, आप इनको कहो के जाओ घर। तो उसका नंबर ढूँढते-ढूँढते 15 वाले आ गए हैं, डॉल्फिन वाले। 2 डॉल्फिन वाले पुलिस वाले आए हैं। उन्होंने आके, मैंने उनको बोला सलाम दुआ ली। मैंने उनसे कहा, मैं कहा हाँ जी भाई, ये मैं ही, मेरा ही मसला है। मैं अभी-अभी ज़मानत करवा के घर आया ही हूँ। ज़ाहिर बात है मेरे कपड़े चेंज करने हैं, बदबू आ रही है, 100 मसले, मेरा सारा कुछ अंदर पड़ा हुआ है। पासपोर्ट, कामा, जो भी है, मेरे सऊदीया के कार्ड हैं, पाकिस्तानी कार्ड हैं, आईडी कार्ड है, वीज़ा, टिकट, सारा कुछ अंदर पड़ा हुआ है। तो मैंने घर ही आना है, रेंट पे मकान मेरे नाम पे है। तो मैंने घर आना है, मैं अंदर आने लगा, इन्होंने मुझे धक्का देके बाहर का बाहर ही निकाल दिया, और अगर से आगे से आपको 15 पे फ़ोन कर दिया। एक आदमी डॉल्फिन वाला अंदर गया है, वो रानी नाम की जो औरत है इनके घर में, इनकी रिश्तेदार नहीं है, कोई उनके मोहल्ले में रहती थी, अभी शेखपुरे में मुकीम है, वो इधर आई हुई है। उसने डॉल्फिन वाले को पता नहीं क्या कहा है, क्या नहीं कहा, अंदर इनकी बात हुई है डॉल्फिन वाले की उसकी। उसके बाद वो बाहर आया, उसने मुझे आके धक्का देके उसने कहा चल भज जाए तू। वो कुड़ी कह रही है मैंने तेरे साथ नहीं रहना, मैंने तो जान दा खतरा है, तो तू जाके SHO नाल गल कर। मैं रोता-धोता 3-4 दिन हो गए लिहाजा सड़कों पे, नहरों पे, किनारों, फुटपाथों पे सो रहा हूँ ज़्यादा। मुझे घर जाने की भी परमिशन नहीं है कि मुझे ना इस तरह के मामले हुए। उसके बाद शाम को मैंने पता किया एक आदमी से, उन्होंने मुझे कहा है कि उन्होंने मामला हाई-फ़ाई कर दिया हुआ है। 1122 भी आई हुई है, मीडिया भी आई हुई है, और मीडिया वाले अंदर बैठे हुए हैं। लड़की का बाकायदा इंटरव्यू लिया गया है, वो ब्लड पे खून है, फलान है, ऐसे है, तो उसको नवाज शरीफ हॉस्पिटल लेके गए हुए हैं, अबॉर्शन करवाने लगे हैं जाके उसका। मैंने सारी मामला सोच के मैं घबरा गया। मैं बाहर का बाहर ही नहरों पे सो रहा था। 2-3 दिन हो गए आज मुसलसल मुझे, मैं नहर पे सो रहा हूँ। कोई मेरा ठिकाना नहीं है, क्योंकि घर वालों से मेरी बातचीत नहीं है, उनका इस शादी से, मेरे ज़िंदगी के मामला से कोई लेन-देन नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी गुज़ारता हूँ बस। तो फिर भी अगर ये इन्होंने मुझे इस तरह हरासा करके, टॉर्चर करके, मोबाइल भी छीन लिया हुआ है ताकि सबूत हमने ख़त्म कर देने हैं, तेरे पास कुछ भी नहीं है। इस टाइम मैं खाली हाथ में, खाली जेब में बैठा हुआ हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि मैं जाके कोई अर्ज़ी डाल सकूँ। लिहाज़ा मैं परेशान हूँ बहुत ज़्यादा कि इन्होंने मेरे पे 302 का डाल के तो मुझे अंदर करवा देना है, तो मेरे पास सपोर्ट नहीं है। लिहाज़ा मेरी हुकूमत से इल्तिजा है कि मेरी हेल्प की जाए। जी, जैसा कि नाज़रीन आपने एक ओवरसीज़ की कहानी उसी की ज़ुबानी सुन चुके हैं, जिसका सिर्फ़ और सिर्फ़ यही कहना है, मेरा कसूर इतना था कि मैंने अंधा एतमाद किया, एक औरत को सहारा दिया, उसको अच्छा ज़िंदगी देने की उससे जस्तजू करता रहा, उसके साथ दिन-रात जो मैंने पैसा मेहनत करके कमाया था, उस औरत पे लगाने के बावजूद वो औरत इसकी नहीं बनी। इसके पीछे सादा-सी कहानी है कि ऐसे लालची लोग ज़िंदा हैं, तो ऐसे ओवरसीज़ लुटते रहेंगे। हुकूमत वक़्फ़ को चाहिए कि ओवरसीज़ के लिए जैसे कई ऐसी सहूलतें दी हुई हैं कि इसकी आवाज़ को भी सुना जाए। जैसा कि पिछली हुकूमतें गुज़र चुकी हैं, उसमें ओवरसीज़ ने बड़ा पाकिस्तान के लिए एफ़र्ट किए हैं। ये अगर ओवरसीज़ पाकिस्तान आके एक अच्छी ज़िंदगी जीना चाहता था, लेकिन इसे जीना नहीं दी गई। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपना रखिएगा ख़्याल। अल्लाह निगहबान।